गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम केमिकल काइनेटिक्स यूनिट कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स का ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में आप सभी का स्वागत है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने कौन कौन से मेथड है वो मैंने यहां लिखे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के चार मेथड होते हैं। देयर आर फोर मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इट इज आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड। थर्ड वन इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड एंड फोर्थ वन इज differential rate equation methods. Let us discuss these methods one by one. First one is integrated rate equation method. तो ये जो पहला मेथड है ये हमने इन वीडियो से पहले भी किया है सारा, और हमने ये सारे मेथड डिटरमाइन किए हैं, इक्वेशन निकाली है। यहां मैंने लिखा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जीरो ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी। ये अगर इक्वेशन आती है तो वो हमें बता रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की है जो वो है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए। तो अगर रेट कांस्टेंट इस तरह से लिखा हुआ है तो वो हमें बता देगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 1/t 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नोट। तो ये जो है k की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट है, तो ये हमें बताएगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 1/2t 1/a नोट a स्क्वायर माइनस 1/a नोट स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को देख के हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये हमने अब से इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने इनको कैलकुलेट किया है, निकाला है। ये सारे ये जो फॉर्मूला है ये हमने सारे कैलकुलेट किए हैं, वहां से आप देख भी सकते हैं। दूसरा जो मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ जो प्लॉट किया है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, वहां से हमें पता लग जाता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। जैसा कि पहले आप इसमें देख रहे होंगे, जो ये पहला ग्राफ है ये कंसंट्रेशन ए और टी के बीच है टाइम। और यदि आप इस ग्राफ को देख के आपने बताना है कि ये ग्राफ कौन सी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, ये जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड का, तो इस ग्राफ को आप देखेंगे और पहले तो ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन ए और टाइम के बीच ग्राफ है। और यदि स्लोप जो है माइनस के आता है, ए और टी के बीच ग्राफ है, प्लॉट किया हुआ है, और स्लोप माइनस के है, इंटरसेप्ट ए नोट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है, पहले मैंने आपको बताया कि मैथ में आप इक्वेशन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक लीनियर ग्राफ इक्वेशन है। तो यहां से इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे। अब जीरो ऑर्डर के लिए जैसे ये जीरो ऑर्डर वाला रिएक्शन है k ए नोट माइनस ए अपॉन टी, इसको मैं ऐसे लिख दूं के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, वहां से आ जाएगा, और ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए। अब ये जो ए है ये वाई है, के जो एम है, एक्स जो है टी है, और सी जो है ए नोट है। तो यहां से इस इक्वेशन से ये जो ग्राफ आ जाता है, तो इस तरह से ये एक लीनियर ग्राफ आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
और उसका ग्राफ है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ जो है log a और t के बीच में प्लॉट किया हुआ है। यह आपने ध्यान रखना है कि log a और t के बीच में है। स्लोप जो है -k/2.303 है और इंटरसेप्ट जो है log a नोट है। तो हम कहेंगे कि ये जो है इस ग्राफ से हमें पता लगेगा कि ये जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। इसी तरह सेम ग्राफ जो है 1/a और t के बीच अगर प्लॉट किया हुआ है और स्लोप k है और इंटरसेप्ट जो है 1/a नोट है, तो इसको देख के हम कहेंगे कि ये जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। और हाफ लाइफ पीरियड मेथड में हमने जो है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ लाइफ पीरियड मेथड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हमें पता है कि जो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर n होता है nth ऑर्डर के लिए। तो यहां से dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर n, यहां से हम लिख सकते हैं dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx/कंसंट्रेशन रेज टू पावर n आ जाएगा। अब दोनों साइड से इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन रेज टू पावर -n इंटू dx। तो यहां से इंटीग्रेट करने के बाद t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर -n+1 आ जाएगा और t जो है फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर n-1 हो जाएगा। तो यहां से हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं एट इनिशियल टाइम, जब टाइम इनिशियल है तो हम लिख सकते हैं t12 1 को हमने इनिशियल टाइम कह दिया, तो t12 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस ऊपर वाली इक्वेशन से C1 कंसंट्रेशन 1 रेज टू पावर n-1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और इसी तरह इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं फाइनल टाइम मान के, तो t12 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन 2 रेज टू पावर n-1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से t12 अपॉन t12 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 रेज टू पावर n-1 हो जाएगा। दोनों साइड लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, log t12 माइनस log t12 इज इक्वल टू n-1 log C1 माइनस log C2। और यहां से आ जाएगा n-1 को हम इधर ले लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको n-1 इज इक्वल टू log t12 माइनस log t12 अपॉन log C1 माइनस log C2। और इसमें n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 1 प्लस log t12 माइनस log t12 अपॉन log C1 माइनस log C2। इस तरह से ये n की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू आती है तो ये इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये जो है nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन है। तो हमारा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का फोर्थ जो मेथड है, वो फोर्थ मेथड हमारा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड में
हमने किया लेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं एट टाइम t1, तो रेट जो है r1 हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू k c1 रेज टू पावर n, और एट टाइम t2 हम रेट को लिख सकते हैं r2, तो r2 जो हो जाएगा k c2 रेज टू पावर n, दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू k c2 रेज टू पावर n अपॉन k c1 रेज टू पावर n, तो यहां से k कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू c2 रेज टू पावर n अपॉन c1 रेज टू पावर n, दोनों साइड लॉग लिया, तो लॉग लेने पर हमारा इक्वेशन हो जाएगी लॉग r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू लॉग c2 अपॉन c1 रेज टू पावर n, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू लॉग r2 माइनस लॉग r1 अपॉन लॉग c2 माइनस लॉग c1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर ये रिलेशन को फॉलो करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, ओरिएंटेशन एंड एनर्जी बैरियर टू रिएक्शन। अब ये कोलिजन थ्योरी के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं, उनको स्टडी करना पड़ेगा, तो टर्म्स ले लेते हैं। और सबसे पहले कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन reacting molecules to bring about a chemical change, यानी कि इस थ्योरी के अनुसार जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो कोलिजन है तो वो एक केमिकल चेंज होता है, उससे उसको हम कोलिजन थ्योरी कहेंगे। और अगर लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ही ज्यादा फास्ट जो है रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z से डिनोट करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब रिएक्शन की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे अब रिएक्शन जो है कुछ ही टाइम में जो है संपन्न हो सकती है, परंतु रिएक्शन में सारे कोलिजन जो है इफेक्टिव नहीं होते, और जिससे कि रिएक्शन को कुछ कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट जो है इफेक्टिव कोलिजन, एफ से डिनोट करते हैं। जैसा कि अभी बताया कि सारे के सारे कोलिजन जो इफेक्टिव नहीं होते रिएक्शन के अंदर, जिससे रिएक्शन को कुछ सेकंड्स का टाइम कंप्लीट होने में लगता है, तो इफेक्टिव कोलिजन जो है द कोलिजन विच रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। यानी कि ऐसे कोलिजन है जिनके कोलिजन होने से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे, एफ से डिनोट करते हैं। अब ये जो इफेक्टिव कोलिजन है ये डिपेंड्स करता है टू बैरियर्स पे, दो बैरियर होते हैं। अगर कोई कोलिजन इन बैरियर को क्रॉस कर देता है तो वो इफेक्टिव होगा। अब इन बैरियर को जो क्रॉस करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो ये दो बैरियर है इसके, एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर और दूसरा है एनर्जी बैरियर। अब इन बैरियर को जो कोलिजन क्रॉस कर देगा तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब पहला ओरिएंटेशन जो बैरियर है, ओरिएंटेशन बैरियर, दिस बैरियर इंप्लाइज दैट द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोलिजन हो रहा है तो इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की,
तभी वो जो है इफेक्टिव कोलिजन होगा। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो कोलिजन जो है इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां दिया है NO2 प्लस CO टू फॉर्म NO प्लस CO2। अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो मोलिक्यूल दिखाया हमें CO, और उधर जो है NO2 का मोलिक्यूल है। तो अब इनमें जो कोलिजन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ओरिएंटेशन है, जो कार्बन ऑक्सीजन ओरिएंटेशन की इनकी जो बीच में कोलिजन हो रहा है, तो ये कोलिजन जो है इस तरह से अगर होगा, अगर ये ओरिएंटेशन होगी इनकी, तो ये इफेक्टिव होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स में ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, जैसा कि यहां दिखाया मैंने कि यहां जो ओरिएंटेशन है, जो क्लाइडिंग है, वो कार्बन कोलिजन हो रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के ओरिएंटेशन में हो रहा है, तो ये अगर इस तरह से अगर कोलिजन होता है तो इनइफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। या जो कोलिजन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच हो रहा है, ओरिएंटेशन जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच इस तरह से लिखी गई है, वहां पे भी जो है इनइफेक्टिव होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां हम ये ध्यान रहे कि जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो कोलिजन होगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओरिएंटेशन बैरियर के बाद हमारा नेक्स्ट बैरियर है एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर है, दिस बैरियर इंप्लाइज दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी so that their old bonds can break and new bonds can be formed। यानी कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि कम से कम जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी हो कि पुराने बॉन्ड टूट सके और नए बॉन्ड बन सके, उसको हम एनर्जी बैरियर कहेंगे। और उससे नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसे अभी बताया, सफिशिएंट एनर्जी, ऊपर हमने बताया सफिशिएंट एनर्जी। तो सफिशिएंट एनर्जी जो है, सफिशिएंट एनर्जी का मीनिंग ये है कि कम से कम इतनी एनर्जी हो कि बॉन्ड टूट सके और पुराने बॉन्ड जो है टूट सके और नए बॉन्ड बन सके। इसी तरह थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी है, विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास कम से कम इतनी एनर्जी हो कि कोलिजन कैन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो कम से कम इतनी एनर्जी उनके पास कि जो कोलिजन हो रहा है उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जो सफिशिएंट एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, ET थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ET इज इक्वल टू ER प्लस EA। अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये मिनिमम एनर्जी है, इतनी तो होनी ही होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो रिएक्शन होगी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी कंज्यूम होगी, बाकी जो बचेगी उससे वो जो है हीट की फॉर्म में रिएक्शन में बाहर आ जाएगी और जिससे कि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और उसके बाद यहां से हमारे पास कोलिजन थ्योरी के मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो पहला जो कोलिजन थ्योरी का पॉइंट्स आता है कि रिएक्शन के लिए, कोई भी जब रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ओनली फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव कोलिजन्स। केवल सारे के सारे जो कोलिजन हुए हैं वो सारे इफेक्टिव नहीं है, कुछ एक उसमें से इफेक्टिव होते हैं। और तीसरा पॉइंट है ओनली दोज कोलिजन विच कैन क्रॉस बोथ बैरियर। अभी आपको बताया था पीछे कि दो बैरियर हमने पढ़े हैं, एक ओरिएंटेशन बैरियर और एक एनर्जी बैरियर। अगर कोलिजन होने के बाद ये दोनों बैरियर क्रॉस हो जाते हैं तो वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। अगर ये बैरियर क्रॉस नहीं हो पाते तो कोलिजन जो है इनइफेक्टिव होगा। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएगा, जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को हम F से डिनोट करते हैं। तो रेट हो जाएगा -dx/dt इज इक्वल टू F इंटू Z। अभी हमने पढ़ा है
जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ET इज इक्वल टू ER एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो ये जो एनर्जी है ER ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पहले ही है, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हम इसको देंगे ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ था? एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी जितनी एनर्जी हम देंगे उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जब ये कोई रिएक्शन होती है तो उन रिएक्शन के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कैसे बनता है? जब व्हेन रिएक्टेंट्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी दे क्रॉस पोटेंशियल बैरियर। वो जो जब एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो जो रिएक्टेंट है वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाएगा, और क्या होगा? एक अनस्टेबल बैरियर इंटरमीडिएट बनाएगा जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर ये अनस्टेबल जो है ये स्टेबल फॉर्म में चेंज होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा। जैसा एग्जांपल में बताया गया, यहां पर जो रिएक्टेंट है 2HI ये रिएक्टेंट है, तो ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस तरह से H और I के बीच में जो इंटरमीडिएट है अनस्टेबल है। फिर ये चेंज हो जाता है 2HI में जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो हमने यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस इन रिएक्शन में। आप देख रहे हैं यहां ये रिएक्टेंट है H2 प्लस I2 रिएक्टेंट है, और इन रिएक्टेंट के पास यहां से ये इतनी एनर्जी पहले से ही है। अब इन रिएक्टेंट को हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी तो जिससे कि ये एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस कर गए। अब यहां जो एनर्जी बैरियर देख रहे हैं ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होता है यहां से, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो यहां इसमें दिखाया गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है अनस्टेबल होता है, यानी कि यहां जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है अनस्टेबल है वो स्टेबल फॉर्म में आएगा जिससे कि प्रोडक्ट बनेगा 2HI, वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर जो डिफरेंस आया ये डेल्टा H का डिफरेंस है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी है उसका डिफरेंस दोनों का, जिससे एनर्जी इवोल्व होती है और जो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इसको हम अरेनियस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर है वो रेट कांस्टेंट पे बहुत इफेक्ट करता है, और ये पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल और इवन मोर विद एवरी 10 डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर को तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इसको हम जनरली जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। रेट जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट N इस तरह से लिखा जाता है रेट एट 10 प्लस T प्लस 10 डिग्री अपॉन रेट एट T डिग्री। और जब ये जो रेट T डिग्री है जब उसको 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ट्वाइस और थ्राइस दुगना या तिगुना हो सकता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज
द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेल्सियस। यहां एक ग्राफ प्लॉट किया है, आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी में प्लॉट किया है। तो यहां जो पहला ये टेम्परेचर T है और हमने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि यदि ए जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो और टेम्परेचर T है एट टेम्परेचर T और एनर्जी ए जो है यहां पर ए जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ए बी सी डी जो एरिया है उसमें है, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। और यदि टेम्परेचर को हम T से 10 डिग्री कर दे तो ये एरिया जो है, जो पहले ए बी सी डी आया था वो एरिया अब जो है ए बी ई एफ हो जाता है। तो क्या इससे पता लगता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है वो ऑलमोस्ट लगभग डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन जो है, अरेनियस इक्वेशन जो हमें बताती है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। अरेनियस इक्वेशन में रिलेशन है किस किस में है, रेट कांस्टेंट में, एक्टिवेशन एनर्जी में और टेम्परेचर में। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां पर जो K है वो रेट कांस्टेंट है, A जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर मींस नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। E जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है। अब ये जो इक्वेशन है इसका हम दोनों साइड लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। जब ln को लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको हमने इस इक्वेशन को 2.303 में मल्टीप्लाई करके लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2.303 log K इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से। तो दोनों साइड से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगी log K इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और इस अरेनियस इक्वेशन से क्या हमारे पास आया सामने, ये आया कि log K है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। सो लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, यदि एनर्जी ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेसर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू लेस हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो कैटलिस्टिक सब्सटेंस है, जैसे पहले भी हमने इसका पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है कि कैटलिस्ट जो होता है ये सब्सटेंस जो सम रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उस रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर देता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और ये जो कैटलिस्ट है ये किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड जो है इक्वल एक्सटेंट में इंक्रीज करता है।
अब ये कैसे करता है, आप यहां देख रहे होंगे, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन। ये जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये उस रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। द न्यू पाथ ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो नया पाथ बनेगा उसको कम एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और कम एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगा, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन एब्जॉर्ब दिस स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो कैटलिस्ट यूज करने से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन जब हो जाएगा वो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एग्जांपल आप देख रहे होंगे यहां पर 2H और 2I मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन होते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये अनस्टेबल है। फिर ये अनस्टेबल जो ट्रांजिशन स्टेट है ये स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जो है 2HI मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसी का एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है। ग्राफ जो है एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेसिव रिएक्शन हमने प्लॉट किया है। अब आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि यहां पर रिएक्टेंट है, और जो रिएक्टेंट है जब रिएक्शन चलती है तो रिएक्शन में एक लाइन डॉटेड दिखाई गई है, दूसरी लाइन जो है डायरेक्टली दिखाई गई है सीधी। तो जो ये पहले वाली जो लाइन है ग्राफ में, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की है, जिसमें हमने कैटलाइज प्रयोग नहीं किया, कैटलिस्ट को उस रिएक्शन के अंदर नहीं यूज किया। और दूसरी जो डॉटेड लाइन है इसमें हमने कैटलिस्ट को रिएक्शन में ही यूज किया है। तो आप देख रहे हैं कि कैटलिस्ट डालने से ये रिएक्शन का पाथ जो चेंज कर देता है, और पाथ चेंज करने के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि यहां जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन थी उसको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, यहां से यहां तक देखो आप कितनी है, और फिर डॉटेड लाइन से कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आया, इसने कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया और एक नया पाथ बना दिया, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है, आप बुक से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन कर लेना। तो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट हमारा है। न्यूमेरिकल ये है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 is given by the following equation. log K equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to power 4 K upon T. Calculate the EA for this reaction. EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, एंड व्हाट टेम्परेचर विल बी, और टेम्परेचर हमने बताना है, विल बी इट्स हाफ फीड बी 256 मिनट। रिएक्शन का जो हाफ फीड है वो 256 मिनट दिया है, तो टाइम बताना हमने और एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, कैलकुलेट करनी है। तो अरेनियस इक्वेशन हमने पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन इसको इस तरह से करेंगे, K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर E अपॉन RT। इसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करके आ जाएगा ln K इजिकल टू ln A माइनस E अपॉन RT। इस ln को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से लिखेंगे हम इसको, log K इजिकल टू log A माइनस E A अपॉन 2.303 RT
अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन से। जो हमारे पास जो इक्वेशन दी है इससे कंपेयर करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, जो यहां पर log k, ये log k है, ये log a की वैल्यू है, और ये जो है इशारा ये EA अपॉन 2.303 RT है। तो EA अपॉन यहां से कंपेयर करने पे आएगा EA अपॉन 2.303 RT इजिकल टू 1.5 इंटू 10⁴ अपॉन T। इसको सॉल्व करेंगे तो EA आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R इंटू 1.25 इंटू 10⁴। R की वैल्यू पुट कर दी हमने, गैस कांस्टेंट है 8.30314 और मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास EA आया एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आई, तो ये आ जाएगा EA की वैल्यू 239.34 किलो जूल पर मोल। ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। और अब हमारे पास दिया है टाइम जो हाफ लाइफ T हाफ इजिकल टू 256 मिनट। और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा था पहले। तो इस तरह से यहां जब T हाफ 256 मिनट है तो K हो जाएगा 0.693 अपॉन 256। अब मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इंटू 60 सेकेंड्स। तो इससे K की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.51 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन इक्वेशन में। जो हमारे पास इक्वेशन दी है, ये जो लोग शुरू में इक्वेशन दी है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो K की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास आएगा log 4.51 इंटू 10⁻⁵। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर, और वो इक्वेशन है आगे दी है 14.34 माइनस 1.25 10⁻⁴ अपॉन T। यहां से इसको सोल्व किया तो सोल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और जो है हमारे पास लास्ट में T की वैल्यू जो है 669 केल्विन आ जाएगी। इस तरह से जो T की वैल्यू हमारे पास 669 केल्विन। तो ये इस तरह से हमारी जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स यहां पर समाप्त होती है। आप इसके न्यूमेरिकल करें, सोल्व करें, और कहीं को प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करें। थैंक यू सो